बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाजरीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टॉप ट्रेंड रहे सोशल मीडिया पर इन दिनों में और आज भी, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब और KP के इंतखाबात इल्तवा का केस है उस पर समाअत जारी। हमने देखा कि इस केस के अंदर पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच बना, उसमें से फिर एक एक करके 2 जजेस हजरात ने माजरत की और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कुछ स्टेटमेंट आई और उसको बेस बनाकर भी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने माजरत की। उसके बाद आज जब 3 रुकनी बेंच रह गया, जिसके अंदर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, इन तीनों ने इस समाअत को कंटिन्यू किया और आज भरपूर मौका दिया। इससे पहले भी मौका दिया गया था हुकूमत को और तमाम स्टेक होल्डर्स को, यानी कि तमाम जमातों को, कि बैठें और आपस में बैठकर डिसाइड कर लें डेट इलेक्शंस की कि किस तारीख पर डेट होना चाहिए। जब 30 अप्रैल की डेट आई थी पंजाब के इंतखाबात की, उसको फिर से इल्तवा का शिकार किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और कहा गया 8 अक्टूबर को इलेक्शंस कराए जाएं। इस 8 अक्टूबर की डेट को एक्सेप्ट नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और ये देखा गया इस एप्लीकेशन की मद में, इस केस में ये सुना गया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस तरह से बग़ैर डिस्कशन किए सदर के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ बग़ैर मुशावरत के ही क्या इस तरह से इल्तवा इंतखाबात में कर सकता है। जो जवाज़ बनाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो थे मसाइल, एक तो सिक्योरिटी के कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बंदे मौजूद नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल नहीं हैं और इस फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी का अवेलेबल ना होना और तमाम इश्यूज़ को मद्देनज़र लाया गया इस केस के अंदर और इसके बाद फाइंड अप किया गया और बताया गया, जिस तरह से हमने गुज़िश्ता समातों में इस्तफ़सार में सुना। चीफ़ जस्टिस साहब ने ये भी कहा और जस्टिस जमाल साहब ने भी उस समात के अंदर ही काफ़ी बातें की और कहा कि अगर 80 अरब, तो उन्होंने वहीं बैठे डिस्कस कर लिया कि अगर 80 अरब रुपया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फ़ंड अवेलेबल है, लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब अवेलेबल है, तो फिर इंतखाबात के लिए 20 अरब क्यों नहीं दिया जा सकता। इस तमाम के बाद ये इस्तफ़सार कंटिन्यू रहा अदालत में और आज की पेश रफ्त अगर मैं आपसे ज़िक्र करूँ तो आज वकील तमाम पेश हुए थे जिन सबको नोटिफाई किया गया था अदालत की आज की पेश रफ्त में, चूँकि उन्होंने कहा था कि आज ही डिसाइड किया जाएगा इस केस पे कि क्या होगा। नून लीग की जानिब से अकरम शेख साहब आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके एडवोकेट फ़ारूक एच नायक साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अज़हर सद्दीक़ थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इरफान कादिर वकील थे। कामरान मुर्तज़ा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और बाकी बहुत से पार्लिमानी लीडर्स भी वहाँ मौजूद थे। उस समात को सुनते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स हो रही थी। अटॉर्नी जनरल साहब वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि अगर 3 रुकनी बेंच यही वाला रहेगा तो हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज के इस्तफ़सार में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और ज़ाहिर है हर तरफ ये चीज़ सर्कुलेट कर रही थी कि पार्लियामेंट की जानिब से, तमाम पार्लियामेंट इत्तेहादी जमातों की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया था और उस एलामिया का जिक्र आज चीफ़ जस्टिस साहब ने किया और ये कहा कि मैंने तो एलामिया में और ये देखा है, ये तमाम न्यूज़ सर्कुलेट करते देखिए कि शायद आपने इस प्रोसीडिंग का बॉयकॉट कर दिया है। जिसके जवाब में वकील साहब ने ये फरमाया, उन्होंने कहा कि हमने बॉयकॉट नहीं किया लेकिन हमारे एतराज़ात हैं इस बेंच के ऊपर, जो 3 रुकनी बेंच है इस पर उन्होंने एतराज़ और अदम एतमाद ज़ाहिर किया। जब अदम एतमाद ज़ाहिर किया उसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से आया कि एक तरफ बेंच पर एतराज़ तो दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं, ये किस तरह से पॉसिबल होगा। फिर साथ ही ये भी कहा कि अगर इलामिया वापस लें तो आपको सुन सकते हैं, अगर इलामिया वापस नहीं लेंगे तो फिर आपके दलाइल यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये भी कहा और भी बातें की और कहा कि हम पर एतमाद नहीं है तो कैसे दलाइल दे सकते हैं, हुकूमती इत्तेहाद का एलामिया पढ़ कर सुनाएँ, जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसका भी जिक्र होना चाहिए है। इसके बाद चीफ़ जस्टिस साहब ने फिर थोड़ा सा जिक्र किया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी और उन्होंने कहा कि मैंने काजी फ़ाइज़ ईसा से पूछा कि 1 मैन शो किसको कहा है, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जवाब दिया कि मैंने आपके बारे में ज़िक्र नहीं किया, वैसे ही 1 मैन शो का जिक्र किया था और उमर अता बंदयाल साहब का जिक्र उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में 1 मैन शो का जिक्र नहीं किया। साथ ही फिर अकरम शेख साहब अदालत में पहुँचे आज नून लीग की जानिब से और बड़ी कोशिशें की, उन्होंने बड़ी बातें की, अपना असर व रसूख ज़ाहिर करने की कोशिश की अदालत के अंदर। अकरम शेख साहब ने ये फरमाया कि मैंने तो नून लीग से फ़ीस भी नहीं ली और मैं पेश हो रहा हूँ अदालत में मुआवनत के लिए, और फिर ये भी कहा कि मैं कभी भी
सुप्रीम कोर्ट से, इस ऐवान से मायूस नहीं गया और उम्मीद है कि आज भी मायूस नहीं जाऊंगा। जिसके जवाब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा कि आप ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए यहाँ पर, आप लोगों ने जो हमें अपने बयान दिए हैं और जिस मद में आप यहाँ पर पेश हो रहे हैं, आप पार्टी की जानिब से यानी आप पार्टी के बिहाफ पर यहाँ पेश हो रहे हैं, तो इसमें आपका ज़ाती कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी बात है तो आप दलाइल दें और दलाइल देकर आप ही करें। अकरम शेख साहब ने काफ़ी कोशिश की किसी भी तरह से चीफ जस्टिस साहब को अपनी बातों से कायल करने की, लेकिन कुछ भी ऐसा ना हुआ। इन दी एंड जो एंड में रिमार्क्स अदालत की जानिब से आए, अगर मैं उनका जिक्र करूँ तो अदालत ने यह कहा कि वफाकी हुकूमत दलाइल देने में नाकाम रही है। यानी अटॉर्नी जनरल साहब जो बातें करते रहे आकर, जो इनके वकला बातें करते रहे, अदालत को कायल करने में नाकाम रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपना जो मौक़िफ़ हुकूमत ने बनाया था और इलेक्शन कमीशन ने जो अपना मौक़िफ़ बनाया था, स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और इलेक्शन कमीशन साथ ही ये भी कह रहा था कि सिक्योरिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके इस्तफसार में ये भी कहा गया कि अगर फ़ौज के बंदे आर्मी के अवेलेबल नहीं हैं तो हम एयरफोर्स को, नेवी को और बाकी सबसे कहकर बंदे ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्मी में से ही बंदे लिए जाएं। और हर यानी दी गई हर दलील का आगे से जवाब आज अदालत की जानिब से दिया गया। और ज़ाहिर है जजेस का यही काम होता है कि किसी भी तरह से कोई मैटर अगर लिंगर ऑन होता देख रहे हों, कोई ऐसा इशू देख रहे हों, तो उस पर इसी तरह से अदालत के अंदर दलाइल दिए जाते हैं। ये कोई वन साइडेड जो है वो शो नहीं था जिस तरह से आज हमने देखा। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामेंट में खिताब किया और बड़ी बातें की। वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब बड़ी दलीलें देने की कोशिश करते रहे। फिर जजेस के बारे में भी जैसी ज़बान इस्तेमाल की गई आज पार्लियामेंट के अंदर भी, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कुछ कहा बड़ा अफसोसनाक था वो, क्योंकि ये हुकूमत वही हुकूमत है जो इसी सुप्रीम कोर्ट की बेस पर आई थी। यानी कि अगर हम देखें, कासिम सूरी साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील की थी, कौमी असम्बली, उसके बाद रात 12 बजे अदालत खुली, चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ लाए, पूरी अदालत को खोला गया और इस हुकूमत जो आपकी हुकूमत है, जो PDM इत्तेहाद है, इनके हक़ में फ़ैसला दिया गया। और जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। बड़े दावे करके आए थे शहबाज शरीफ साहब के मैं वज़ीर आज़म बना, हमें मौका मिला तो हम इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे, हम इस मुल्क में अवाम की इतनी खिदमत करेंगे, ऐसा साथ देंगे अवाम का कि जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अवाम ने फ़ेस की हैं, उससे हम इन सब को बाहर निकाल लेंगे और इन सब के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करेंगे। जिस तरह हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये भी कहा कि अल्लाह हम सबसे आसानियाँ दूर फरमाए। एक ऐसी स्टेटमेंट भी उन्होंने दे ली और उसमें तमाम बैठे हुए किसी शख्स ने भी उनकी करेक्शन नहीं की, बल्कि सायरा बानो साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया पार्लियामेंट के अंदर और कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो स्टेटमेंट दी है तो इनके साथ इनके बैठे हुए जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी पंखे पे, मैं पे पटवारी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, पे पंखे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। जो इनकी पंखे पीछे बैठे हैं उन्होंने भी इनकी करेक्शन नहीं की। सो सारी प्रोसीडिंग्स हमने देखी किस तरह से अदालत में हो रहा है। लेकिन आज हुकूमत की जानिब से जो बातें की गई वज़ीर आज़म की जानिब से और जो कुछ कहा गया, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून हैं, उनकी जानिब से जो कुछ कहा गया, बड़ी अफसोसनाक बातें थी कि यही लोग जब बेनिफिशरी थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जब वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया और जब इनके हक़ में फ़ैसला आया तो इन्होंने बड़ी बातें की और कहा कि आइन की पासदारी हो रही है और चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट आइन के हक़ में ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अब तरमीम ले आना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर और उस बिल को पास करवा लेना पार्लियामेंट से। अगर पार्लियामेंट की हकीकत देखें तो पार्लियामेंट में अपोजिशन में राजा रियाज साहब बैठे हैं। राजा रियाज साहब मुनहरिफ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बाकी तमाम लोग भी जो वहाँ पर अपोजिशन में है वो मुनहरिफ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कैसी पार्लियामेंट चल रही है जहाँ पे अपोजिशन ही कोई नहीं है, और कैसी सिचुएशंस चाह रही है हुकूमत कि क्या कुछ बने इनके लिए कि यहाँ पे किसी किस्म की इनको रोक टोक ना हो। इलेक्शन कमीशन को देखें, बाकी तमाम इदारों को देखें तो ऐसे ही लगता है हुकूमत का भरपूर साथ दिया जा रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है हमने देखा कि गुज़िश्ता हिस्ट्री में भी और ऐवान अदल के ऐवान का, सुप्रीम कोर्ट का काम भी यही होता है जब ऐसी सिचुएशन हो उस सिचुएशन को आकर हैंडल करे। सुप्रीम कोर्ट ने भरपूर वक्त दिया तमाम स्टेक होल्डर्स को और कहा आप आपस में मुशावरत करें, ख़ुद से डिसाइड कर लें, बैठ कर आपस में मुज़ाकरात किए जाएँ, सियासी मुज़ाकरात हों और किसी जगह पर आ जाएँ। लेकिन किसी जानिब से भी सियासी मुज़ाकरात प्रोसीड नहीं हुए और स्टेक होल्डर्स ने आपस में बैठना पसंद ही नहीं किया, किसी तरह भी डिसाइड नहीं किया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया। इस कदर इस्तफसार के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था उसने फ़ैसला महफूज कर लिया और ये फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो रिएक्शन आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह हुकूमत
ये फील कर रही है कि वो फ़ैसला इनके अगेंस्ट होगा, इनके हक़ में नहीं होगा। इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आमिर शेख साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी क्या हाल है जी? आप अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई आपने देखा क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, जिस तरह से मैंने भी आपको सारा जिक्र किया, हुकूमत की जानिब से जो स्टांस इस टाइम लिया जा रहा है और जो कुछ कह रहे हैं, अब इनको लग रहा है जिस तरह तमाम काम आइन के मुखालिफ हो रहे हैं और आइनी काम नहीं हो रहा। लेकिन जब इनकी फेवर के अंदर तमाम काम हो रहे थे तो बड़े हिमायती थे, बड़ी बातें करते थे कि हुकूमत ये सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना देना, PDM इत्तेहाद में बिलावल साहब को देखें, तमाम लीडर्स को देखें, भरपूर खुशी का इजहार करते थे और बड़ा आइन की जीत कहते थे चंद अरसा पहले। और आज इनको वही सुप्रीम कोर्ट चुभ रही है क्योंकि शायद इनके हक़ में फ़ैसला नहीं आ रहा। आमिर शेख साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। बिलाल भाई गुजारिश ये है कि रमज़ानुल मुबारक है। मैं तो जब ये बात सोचता हूँ क्या ख़ूबसूरत दिन हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमान को मारने पे तुला हुआ है, झूठ बोलते हैं और दलेरी से खड़े रहते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि झूठा मुसलमान ही नहीं हो सकता। झूठ बोलते हैं और सरीखन दलेरी से आते हैं, पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं, पूरे पाकिस्तान के सामने झूठ बोलते हैं और फिर खड़े रहते हैं, फिर शर्मिंदा भी नहीं होते कि हमने झूठ बोले हैं। आप देखते जाएं लाडला लाडला, इन्होंने ना एक तकिया कलाम रख दिया लाडला। अगर आप गौर करें इस लाडलेपन पे तो 50 रुपये के स्टाम्प पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार कोई शख्स लंदन चला जाता है जहाँ पे पाकिस्तान का कोई कानून लागू नहीं है, वो लाडला नहीं है। मरियम जी अपने फादर की तिमारदारी के लिए आती हैं ज़मानत पर, वो चले जाते हैं, ये वहीं ज़मानत पे रहती हैं, इनको दोबारा जेल कोई नहीं भेजता, ये पूरी सज़ा घर पे काट लेती हैं, वो लाडलापन नहीं है। सुबह सज़ाएँ होनी हैं वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म के बेटे को, उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, उनको वज़ीर आला बना दिया जाता है, अदालतें उनको माफ़ कर देती हैं, वो लाडलापन नहीं है। इन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इनको उस बात पे भी सज़ा दी नहीं, कोई सज़ा दी, ये लाडलापन नहीं है। ये सिर्फ ये है कि तफरकात डालना है, मुल्क में अफरा तफरी डालनी है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक फ़र्क पड़ता है उन लोगों को जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं बेचारे, उनके लिए ना रोज़मर्रा आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, क्योंकि वो मैं समझता हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों पे आती है सर जो पहले भी मैंने एक बार आपको कहा था, जो ला इलाहा पढ़ते हैं। ला इलाहा पढ़ते हैं हम लोग दिल से, क्या हम लोग ला इलाहा एक वाहिद चीज़ है जो हम सच्ची करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हमारा अल्लाह पे तकवा है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल हैं। इस बात पे हमारा ईमान होता है। हम इस ईमान के बाद जब शैतानी खेल खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, सूद खाते हैं, तमाम वो काम करते हैं जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, फिर अल्लाह वो जो ला इलाहा की बुनियाद होती है ना, उस पर हमें फिर छोटी छोटी सज़ाएँ दे के अपनी तरफ बुलाता है, जबकि नहीं आते हम लोग ना, हम वहीं खड़े हैं। जब तक हमने वहाँ वापस नहीं आना ना, तब तक हालात नहीं ठीक होने। सुप्रीम कोर्ट जितने फैसले, आज यही सुप्रीम कोर्ट के 3 जज उठ के कह देना कि इमरान खान नाहिल है, वो इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ रह सके, तो यही दुनिया के सबसे बड़े शहजादे हो जाने, सबसे बड़े नेक हो जाने हैं। मगर ये हैरत ज़दा है कि आज तक मुझे ये समझ नहीं आती, मोहतरमा नाम ले लेके जब जजों को जलील करती हैं, गालियां निकालती हैं, बदतमीजी करती हैं, उन जजों में से कोई बंदा इसको बुला के नहीं पूछता कि तुम क्या कर रही हो। हाँ, पहले ये था जब ये नया गुजरावाला के जलसे से मरियम जी ने स्टार्ट किया, इनके फादर ने स्टार्ट किया, तब लोगों को ये पता नहीं था, वो समझते थे कि बड़ी दलेर खातून है, बड़ी बहादुर खातून है। बाद में पता चला कि ये बहादुर खातून नहीं है, ये किसी की इमा पे लगी हुई थी, पीछे जिनका नाम ले रही थी वो इनके साथ ही थे, उन्हीं के कहने पे लगी हुई थी। अब भी कोई ना कोई पीछे है जिनके कहने पे लगी हुई हैं, वरना तो ये कितने कितने महीने इनका ट्विटर भी बंद रहता है, इनकी जुबान भी बंद रहती है, सालों साल ये बोलती भी नहीं है। जब तक इनको पीछे से परमिशन नहीं मिलती तब तक ये नहीं बोलती हैं। रही बात बिलावल जी की, बिलावल साहब बड़ी खूबसूरत बात कल किसी ने की कि जिसने आइन बनाया है वो इनके नाना है, और ये अपने नाना के आइन के खिलाफ ही लड़ने लग गया है। और या तो ख़त्म कर दो ना आइन यार, नया आइन बनाओ, यहाँ इस्लामी कानून लगा दो यार, ताकि पता तो हो कि जिसने चोरी किया उसके हाथ कटने हैं। और वो मतलब ये तो है ही नहीं कि आप सारा कुछ किए जाएं और फिर आ जाएं, फिर आके वही। आप देखें इमरान खान ने तो 3 साल गुजारे हैं, जो सारी ज़िंदगी यहाँ रहे हैं
वो ही आके दोबारा कह रहे हैं कि हमने मुल्क ठीक कर देना। आज 10 महीने हो गए, क्या ठीक कर दिया है? सर यही मैं अगर बात, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब ने जब अपना 10 साल टेन्योर पंजाब में ख़त्म किया था, चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर, और बड़ा लोग खादिम आला इनको समझते थे और कहते थे कि बड़ा ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं शहबाज शरीफ साहब। और अपने 10 साल पंजाब के इक़्तिदार को ख़त्म करते हुए उनकी स्पीच देखें तो ऐसे ही लगता था जिस तरह शहबाज शरीफ साहब शायद पहली बार इक़्तिदार लेना चाह रहे हैं। जो बातें वो उन्होंने की, हमेशा से उनकी यही स्टेटमेंट थी कि अब मौका मिलेगा तो हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर इस अवाम के लिए वो काम करेंगे कि अवाम तमाम चीज़ें याद करेगी और कायदे आज़म का पाकिस्तान हम बनाएंगे। 10 साल इक़्तिदार संभालने के बाद शहबाज शरीफ साहब तो कर रहे हैं और भूलते भी नहीं। आप, हम कब भूलते हैं इनको? ये याद करवा देते हैं हमें। अभी आपको याद नहीं हुआ पूरा पाकिस्तान? हमें तो सारा याद हो गया कि पाकिस्तान कहाँ है। तो ये तो याद है हमें कि क्या कर रहे हैं। ये इतनी ज्यादा नसीहत करवा देते हैं हमें कि हम लोग नसीहत पकड़ जाते हैं कि भाई आज के बाद या अल्लाह इनसे माफी। पता नहीं कौन ला के इनको फिर दोबारा हमारे ऊपर बिठा देता, मुझे तो समझ ही नहीं आती। अल्लाह अल्लाह करके कौम इनको निकालती है। और ये जब बैठे हुए थे, इमरान खान था, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। अब ये कौन? कोई नहीं कहता इनको ये सिलेक्टेड है। ये सारे के सारे तो सिलेक्टेड है। कौन लेके आया इनको? हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं लेके आया इनको। अब वो कह रहे हैं जी आप एक काम करें, अगर आप जेन्युइन आए हैं तो वोट कर लें, आप इलेक्शन करवा लें, पता चल जाता है कि आप जेन्युइन आए हैं। तो सर नहीं जेन्युइन आते, फिर वो कहते नहीं जी नहीं इलेक्शन नहीं, अक्टूबर में होगा, अगले साल होगा, उससे। ओ भाई आप सीधा कह दें कि अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ 25 साल के लिए पाकिस्तान में है। अब हमें खिला क्यों रहे हैं? रोज जिंदा करते हैं, रोज मारते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा कि सुबह बंदा मुसलमान होगा, रात को काफिर हो जाएगा, रात को मुसलमान होगा, सुबह को मुसलमान नहीं उठेगा। आज मुझे लगता है वो वक्त आ गया है कि हमें पता ही नहीं होता कि रात को सो गए, सुबह उठ के हमने क्या बनना है। हमें तो रोज एक नई कहानी सुना दी जाती है, उसी पे हम लोग खड़े हो जाते हैं। मैं हैरत ज़दा हो जाता हूँ कि रमज़ान है, अब देखें कि पूरी कौम हत्तापाई है, मुसलमान को मार रहा है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान का भाई है, हम लोग एक हैं। हमें उन्होंने क्या खिलाया? और देखें एक और बात हमेशा मैं सुनने में आती है कि यहूदियों ने ये कर दिया, इसराइल ने वो कर दिया, इसराइल ने ये कर दिया। सर कभी आप सोचें कि अल्लाह ने जिन लोगों पे लानत फरमाई, अल्लाह ने जिन पे कहा कि मुझे इन पे गुस्सा है, मैंने इनको जिंदगी में इज्जत नहीं देनी, हमें उन्हीं से डराई जा रहे हैं कि भाई वो ये नहीं होगा तो इसराइल आ जाएगा। अल्लाह उनको पकड़ता है। अगर अल्लाह की तरफ हम लोग चले जाए ना तो इसराइल को पकड़ना कोई कहानी ही नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह कुरान में कह रहा है मैं तुम लोगों के साथ हूं। हम लोग करते क्या है कि हम वही हरकतें करते हैं जो यहूदियों ने सारा ने की थी, वो हमारे गले पड़ जाती हैं। हम लोग वो काम ना करें तो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान बहुत ऊपर चला जाएगा। और देखें मैं एक और बात कर दूं, मैं हैरत ज़दा हूं, मरियम जी ने पूरी दुनिया के सामने आके कहा कि मेरे पास जजों की वीडियोस हैं। ओ भाई कोई एक जज बुला के पूछे तो सही कि वो वीडियो कहाँ है और किस किस जज की है। मतलब कोई तो एक जज उठे जो इसको बुला ले कि हाँ भाई वो वीडियो किस किस की है। कोई तो एक अदारा हो के भाई इसको बुला के कहे कि वो तफ्तीश करे इसकी भाई वीडियो कौन है, किस किस की है और कहाँ से ली है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है शेख आमिर साहब। जिस तरह से हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा हमेशा क्रिटिसाइज करती नजर आई और उन्होंने बाकायदा नाम ले लेकर जजेस को, अभी उनका रिसेंट कसूर वाला अगर हम जलसा देखें जिसमें बड़ी तारीफ हो रही है कि लोगों का बहुत बड़ा मजमा उन्होंने इकट्ठा किया, बाद में हालात भी हमने देखे कि बरियानी पे लोगों के क्या हालात हुए वहाँ पर, और उस खाने के पीछे किस तरह से लोग टूट पड़े और क्या कि किस तरह का वो जलसा था। लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने बाकायदा उमर अता बंदियाल साहब का नाम लेकर, चीफ जस्टिस साहब का नाम लेकर जो बातें की, ये बड़ी हैरतनाक था। कि इसके बाद भी आज अगर हम इमरान खान साहब को देखें तो ज़ेबा चौधरी केस के अंदर दोबारा से उनके वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं दूसरी बार, जबकि यही इमरान खान साहब अदालत में पेश होकर ज़ेबा चौधरी साहिबा के अदालत में पेश होकर माजरत भी कर चुके हैं, माफ़ी मांग चुके हैं। इसके बावजूद जो कुछ हो रहा है ये हमारे सामने है। लाडला कौन है और कौन नहीं है, मेरा ख्याल है शायद अवाम को भी इस बात की समझ आ रही है। और अब जिस दौर में हम जा रहे हैं, जैसा ये फास्ट दौर है इंफॉर्मेशन का कि हर शख्स की रसाई है हर पॉजिटिव और हर सही इंफॉर्मेशन तक, तो मेरा ख्याल है लोगों के सामने बहुत सी चीज़ें खुल रही हैं। लेकिन आज की जो इम्पॉर्टेंट बात थी, फैसला महफूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कल सुनाया जाएगा फैसला। आज की रात बड़ी मुश्किल लगता है गुजर रही है हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत के तमाम अरकान को अगर देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को देखें तो बड़े घबराए से नज़र आए। आज भी पार्लियामेंट के अंदर जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी, जो बातें दी, उन्होंने बड़ा टारगेट किया जजेस को, स्पेशली आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, क्योंकि हमने शायद 2 दिन पहले भी स्टेटमेंट देखी थी और सुनी थी कि 97 में भी तारड़ों ने बचाया था मुल्क को, और अब भी 2 तारड़, ये फरमा रहे थे
अताउल्लाह तारड़ साहब जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं वो फरमा रहे थे कि अब भी 2 तारड़ मौजूद हैं जो इस मुल्क को बचाएंगे और जो करेंगे। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कौन से मुल्क बचाने वाली बातें कर रहे हैं? आज मेरी तो समझ से बाला तार है उनकी तमाम बातें जो उन्होंने आज बातें की। ज़ाहिर है उनके हक़ में फ़ैसला नहीं हो रहा, उनका ये सब कुछ करना बनता है, लेकिन अवामी मफाद के अंदर कोई बात नहीं हो रही। जिस तरह से मैं अगर थोड़ी सी स्टेटमेंट आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बताऊँ तो उन्होंने ये कहा कि इदारे का तक़द्दुस, इज़्ज़त और वक़ार जो है वो ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि इदारे का तक़द्दुस, इज़्ज़त और वक़ार कायम रहे। यानी क्या वो रास्ता सिर्फ इनके हक़ में फ़ैसला देने का रास्ता है? अगर इनके हक़ में फ़ैसला आएगा तो इदारे का तक़द्दुस, इज़्ज़त और वक़ार कायम रहेगा, और अगर इनके अगेंस्ट फ़ैसला हो जाए, जो साहिब इक़्तिदार जजेस साहिबान इस टाइम बैठे हैं और जो फरमाएंगे, अगर इनके हक़ में फ़ैसला नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि शायद उनकी इज़्ज़त और वक़ार में कमी आ जाएगी। किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बजाज नियाज़ी साहब ने। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका शुक्रिया जी, आपने हमें बुलाया। बजाज साहब बड़े करीबी साथी रहे हैं आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी, और कहा जाता है कि शायद आप यू आर वन ऑफ दोज के बगैर प्रोटोकॉल के मियाँ नवाज शरीफ साहब आपके साथ फिरा करते थे और बड़ा अरसा आपका गुजरा है नवाज शरीफ साहब के साथ। सर स्टार्ट में यहाँ से करूँगा, सर आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कैसा पाया? सर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो हिस्ट्री है वो तो यही है कि उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म रखा है पाकिस्तान में। जिस तरीके से वो बार बार आए लूटने, जब मुश्किल टाइम आता है वो बाहर भाग जाते हैं, तो उसके बावजूद हम अवाम के पास ऑप्शन नहीं थी, तो हम लोग एक पार्टी में रहे हैं मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ग्रुप में। तो एज द इंसान भी मैं, क्योंकि अब ये कहता हूँ कि वो करप्ट इंसान थे, किसकी वजह से, जब बंदे के अंदर एक पहले ही जहन में आता है कि मैंने चोरी करनी है, मैंने जहाँ से लूट कर कुछ माल बाहर लेकर जाना है, तो उसमें अल्लाह भी बरकत नहीं डालते, क्योंकि बंदे के ज़िंदगी में इंसान के पास ज़मीर होता है। इन लोगों का ज़मीर और इनकी ख्वाहिश ही पैसा था, तो जब पैसा ही ख्वाहिश होगी तो उसमें कैसे वो मुल्क को तरक्की दे सकते थे, या मैं उनके बारे को अच्छा पॉइंट दे सकता हूँ। देखिए हमारे मुल्क में आज 30 साल गुजर गए हैं, 30 सालों में जो इन्होंने हुक्मरानियाँ की हैं 30 सालों में, ठीक है, उसमें जब भी हैं इन्होंने महंगाई की है, इन्होंने डॉलर बाजार से गैब किया है, डॉलर गैब होने की वजह से जी डॉलर शार्ट हुआ है मार्केट से, डॉलर महंगा हुआ है, हमारे पैसे की कदर डाउन हुई है, ठीक है, और इनके सासे बढ़े हैं। तो एज द इंसान तो बुरा इंसान होता है जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, तो उसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो कोई अच्छे इंसान थे या भी हैं। सर लेकिन इसके बाद आपने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, ऐसी क्या बात आपको इमरान खान साहब में नजर आई जो आपने सोचा कि नून लीग को छोड़ के इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लिया जाए? सर एक तो इमरान खान साहब, क्या नियाजी फैक्टर तो नहीं था उसके अंदर? नहीं, नियाजी फैक्टर कोई नहीं था जी, ठीक है। फैक्टर ये था कि एक वो करप्ट थे, मुल्क को लूट रहे थे। इमरान खान साहब नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब। इमरान खान साहब का एक मशहूर था मुल्क बचाने वाला, ठीक है, वो जो बातें करते थे वो बातें दिन ब दिन सच्ची होती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद एक ईमानदार आदमी था, ये तो उसके मुखालिफ भी कहते हैं कि वो एक ईमानदार इंसान है, ठीक है। आज भी अगर हम केसेस देखें तो शायद तोशाखाना की एक घड़ी और बड़ा आज भी क्रिटिसाइज़ किया इमरान खान साहब पे, और शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा कि खाना काबा वाली घड़ी, खाना काबा का मॉडल बड़ा तकलीफ देता है शहबाज शरीफ साहब को, बड़ा दिल में दर्द उनके उठता है वो खाना काबा वाली घड़ी का मॉडल। तो सर बजाज साहब वैसे आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने जो तोशाखाना से तहफ़ लेकर बेचे, उन्हें वैसे बेचने तो नहीं चाहिए थे? सर पहली तो बात, जो खुद चोर हैं जिन्होंने सारी उम्र पाकिस्तान को लूटा है, कि उन्होंने पाकिस्तान के अदारों को ख़राब किया, अदारों को तबाह करने की कोशिश की है जी, अदारों में ख़रीदो फरोख्त की है, उनको ऐसी बात करते हुए मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि इन्होंने एक बनाई हुई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, वो कंपनी अब इनकी इमरान खान साहब ने इनको बेनकाब कर दी है, ठीक है। उसकी वजह से इनको समझ नहीं आ रही, हर हलबे तक जा रहे हैं, हर इंसानों की लाशों के ऊपर भी ये सियासत करना चाह रहे हैं। ये कहते हैं किसी तरीके से हम दोबारा हुक्मरानी में आ जाएं जी, क्योंकि आपको पता है ये पहले भी सेटिंग करके आते थे, पहले भी इनकी माजी यही है कि इन्होंने पैसे का सरगर्म किया, पैसा लगाया अदारों में, पैसों से अदारे खरीदे गए हैं, खरीदने की वजह से ये रिजल्ट अपनी मर्जी के लेते रहे हैं, ठीक है। तो इनको इस तरह की एक घड़ी के पीछे बात करते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। अपने देखें अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर ये मुल्क से चोरी करके ले गए। इनके लंदन सासे आप देख लें, दुबई में सासे देख लें, इनका आप एक महल देख लें रेवेंट में जो इन्होंने
एक महल बनाया है जी, जिसकी 60% जो ज़मीन है वो कब्जे वाली है। अच्छा, ये इसकी कोई इंक्वायरी नहीं करता। 1400 कनाल उसमें मरियम नवाज साहिबा की भी मलकियत है रायवंड में भी। हमने रिसेंटली उनके असासे जो डिक्लेयर किए, उन्होंने देखा कि 1400 कनाल की मालिक वो भी हैं इस रायवंड वाले। सर ये आप थोड़ी गलत फहमी में हैं, वो तो ये क्लेम नहीं करती, वो तो समझती हैं पूरा पाकिस्तान मेरी मलकियत है, बाकी तो सारे गुलाम हैं। आप इस बात को रियलिटी के करीब देखें तो ये हकीकत नजर आती है सर कि वो पूरे पाकिस्तान की मालिक हैं। हम लोग तो सारे आते हैं बस उनकी खिदमत करने के लिए और हमें मरना है, बाकी तो इन्होंने मरना नहीं। और दूसरी बात ये जो शोर मचाती रहती है नवाज शरीफ तौबा नऊज़ुबिल्लाह तागूत बना रहे हैं, ये कुफर कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ कल मर जाता है, जो कि हर बंदे ने मरना है, तो क्या इसका मतलब है पाकिस्तान नहीं चलेगा? शहबाज शरीफ मर जाएगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा? इमरान खान मरेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा? कोई नहीं, अल्लाह ने स्वाय अल्लाह के और कोई ताकत नहीं, उसने कायम रहना, बाकी सब ने मरना है। सर बजाज नियाज़ी साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है बड़े दलेर आदमी हैं, अब जाहिर है आप मुनहरिफ हो चुके हैं, नून लीग से पीटीआई ज्वाइन कर ली है, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो सर आप नहीं देंगे, लेकिन वैसे अगर मुझे आप सदके दिल से बताएंगे, क्या नवाज शरीफ साहब दलेर आदमी हैं जिस तरह से कहा जाता है उनके बारे में? सर बिल्कुल दलेर आदमी नहीं है। दलेर आदमी अपना घर नहीं छोड़ता, अपना मुल्क नहीं छोड़ता। जब मुसीबत आती है तो वो खड़ा हो जाता है, स्टैंड अप कर जाता है। ठीक है, देखें बंदे के पास दो चीज़ें होती हैं, या मरना है, मरना हर इंसान नहीं, बिल्कुल, उनको मरने से भी डर नहीं लगता, लेकिन इसलिए नहीं लगता क्योंकि लूट मार का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है। आप दलेरी का पूछ रहे हैं कि दलेर आदमी होते आज लंदन बैठे होते 11 साल, वो सऊदीया में जाकर एक आम सी जिंदगी गुजारते, लंदन में जलील होते 11 साल। अल्लाह ताला ने उनकी ये बददुआएं लगी हैं पाकिस्तानियों की, आम अवाम की, ठीक है, जिनका खून पसीने की कमाई खाकर ये लोग बाहर लेकर गए हैं। तो वो 11 साल भागा रहा है, उसके बाद फिर मुश्किल टाइम आया, फिर वो भाग गया, 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर भाग गया। कभी बीमारी हो जाती थी, कभी वो कहते थे मैं मरने वाला हूँ, तो जब उनकी टिकट्स आई और प्राइवेट जेट पर वो बाहर गए तो आगे फल भी खा रहे थे, उसी तरह तंदुरुस्त भी हैं। सर फल तो बीमार आदमी को खाने चाहिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बीमार आदमी कोई हो तो उसको फल तो खाना चाहिए। नहीं सर, जो शुगर भी थी इस टाइम को, हर किस्म की सर इस टाइम पे जो केस अब जो मैं अगर आज डिस्कस करें, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला महफूज किया गया है, और जाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी पार्टी के लिए भी, तमाम जमातों के लिए, स्पेशली इस मुल्क के लिए, क्योंकि इस मुल्क के अवाम परेशान है आज आटे की वजह से। जो आटे की लाइनों के अंदर इस टाइम पे अवाम तकलीफ में महसूस कर रही है और लाइनों में लग के लोग मर रहे हैं, और आटा लेने के लिए हज़ारों लोग आते हैं, थैले आटे के होते हैं। इस सब पे गुफ्तगू करूंगा। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और हम बात कर रहे थे इस मुल्क के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू अब चल रहा है, ज़ाहिर है वो है अदालतों का फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुबह फ़ैसला सुनाएगी। इस फ़ैसले की मद में आज महसूस ऐसा हुआ, हुकूमती इक़्तिदार की जानिब से वज़ीर आज़म साहब की पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट देखें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को देखें, तो सब ऐसे महसूस हो रहा है जिस तरह वो इस टाइम पर चाह ये रहे हैं किसी भी तरह से, यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने इन दी एंड रिक्वेस्ट भी कर दी और उन्होंने ये कहा कि मेरी गुजारिश है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, यानी किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसको मज़ीद इल्तवा का शिकार किया जाए। लेकिन इस मुल्क के मुफाद में इलेक्शंस ही हैं। इस मुल्क में हम अगर तमाम सियासी तजियाकारों से पूछें और बात उनसे ये सवाल करें तो वो यही कहते हैं कि इलेक्शंस ही हल है इस मुल्क का, क्योंकि जिन लोगों को मौका मिला, 1 साल तकरीबन होने वाला है, और ये जो इत्तेहादी हुकूमत आई थी यहाँ पर, और ये इत्तेहादी हुकूमत ने जो अवाम का हाल कर दिया, जिस तरह से जो कुछ हुआ, स्पेशली हमने देखा कि जो केसेस बनाए गए और जो कुछ किया गया, इसमें मेरा सवाल बजाज नियाज़ी साहब से होगा। सर आपका अड्डा भी बंद किया गया था, और जो कुछ हुआ यहाँ पर, क्या वजह थी सर आपका अड्डा बंद कर दिया इन्होंने अचानक से? सर अड्डा इन्होंने इसलिए बंद किया, मैंने 146 से कागज जमा करवाए थे जो ग्वाल मंडी का हल्का। सर सिर्फ कागज जमा कराने पे आपका ट्रांसपोर्ट का इन्होंने वो पूरा सिस्टम बंद कर दिया? ये बिल्कुल मेरा ट्रांसपोर्ट टोटल इन्होंने बंद कर दी। जो गाड़ियां मेरे अड्डे के अंदर खड़ी थी, अंदर खड़ी रही। सर ये तो बड़ी आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती का जिक्र कर रहे हैं। आज भी हम देखें तो आइनी तहफ़्फ़ुज़ात की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है, इसके बावजूद सिर्फ कागजात नामजदगी जमा कराने पे आपका ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया। सर आइन इनके सामने कुछ नहीं है, कानून इनके सामने कुछ नहीं है, ये हमेशा आइन को तोड़ते हैं। आपको फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान के दारों को तोड़ते इसलिए कि ये आइन के ऊपर हैवी हो सकें।
ठीक है। तो इनके लिए कानून कुछ भी नहीं है। देखिए मेरे पास हाई कोर्ट का स्टे था, ठीक है, स्टे के बावजूद इन्होंने मेरा अड्डा बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, बसेस ब्लॉक कर दी। इस हद तक चले गए कि जो इंटरेस्ट के ऊपर मोटरवे के ऊपर शीराकुट चौक आते हैं जी, वहां से मेरी बसों को, सवारियों को वहां उतारते थे और कहते थे आप यहीं से वापस कहीं और ले जाएं बसें। नहीं, सिर्फ आपकी ही बसेस यानी जो नियाजी एक्सप्रेस है उसको ही रोकते थे बाकायदा, बाकी सबको नहीं रोकते थे? बिल्कुल किसी को नहीं रोकते थे। नियाजी एक्सप्रेस की बसों को रोकते थे और भरपूर रोकते थे, अनलानिया रोकते थे। और उसके बाद जो सबसे अफसोसनाक बात है कि कब मैंने हाई कोर्ट का हमने स्टे दिखाया जी, तो ट्रांसपोर्ट हाउस वाले कहते हैं जी हमने नहीं बंद किया, पुलिस से रब्ता किया, यार आप बैठे हैं इधर, दोनों महकमों ने आकर बंद किया। तो पुलिस कहती है हमने नहीं बंद किया, कि कोई महकमा मानने के लिए तैयार नहीं था। तो कहते थे ऊपर से बंद हुआ। मैंने कहा यार ऊपर से उसका बता दें, ऊपर से ऑर्डर्स तो ज़ाहिर है ये कहते होंगे शायद अल्लाह मियां की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं जो आपका अड्डा बंद करना है, उनको किसी किस्म की नवीद आई है वहाँ से। लेकिन अब सर मैं अब दोबारा आऊँगा अपने सवाल की तरफ, और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल का फैसला, इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने क्लियरली स्टेट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को कोई राइट नहीं था इलेक्शन की तारीख आगे करने का, यानी कि उन्होंने जो किया उन्होंने अपनी आईनी हद से तजावुज़ किया। और इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब भी काफ़ी कोशिश करते रहे लेकिन किसी भी तरह कन्विंस नहीं कर पाए। एंडिंग रिमार्क्स ये थे, मैं बजाज साहब अगर आपसे जिक्र करूँ एंडिंग रिमार्क्स का, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि किसी भी तरह से कायल नहीं कर सके जो वकला थे हुकूमती यानी नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, और अटॉर्नी जनरल साहब भी किसी भी तरह से कायल नहीं कर सके चीफ जस्टिस साहब को। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास फ़ंड्स अवेलेबल नहीं हैं, यानी गुज़िश्ता इस्तफ़सार में ये हुआ, अगर फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है तो हमारी तनख्वाहों में से आप पैसे डिडक्ट कर लें। और फिर यहाँ तक इस्तफ़सार हुआ कि अगर आपके पास आर्मी, आपके पास बंदे नहीं है फ़ौज के पास, तो हमारे पास नेवी एयरफोर्स मौजूद है, वहाँ से बंदे लिए जा सकते हैं। अब इस कदर गुफ्तगू के बाद सर लगता तो ऐसे जैसे कल का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाह रही है उसी हक के अंदर आएगा। बजाज नियाज़ी साहब, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाह रही, ये पाकिस्तानी कौम चाह रही है। ठीक है, ये जिसके अंदर पाकिस्तान का दिल के अंदर दर्द है पाकिस्तान के, वो चाहते हैं इलेक्शन हो। देखिए इलेक्शन कमीशन का सिर्फ काम है इलेक्शन करवाना, ठीक है, डेट आगे पीछे आइन में वो नहीं कर सकते, बिल्कुल उन्होंने डिसाइड करना होता है, उसके बाद इलेक्शन करवानी होती है, ठीक है, फोर्सों ने, अदारों ने देनी होती है, तहफ़्फ़ुज़ देना होता है जी। वो पुलिस भी दे सकती है, हमारी पाक फौज भी दे सकती है, नेवी भी दे सकती है। उसके अलावा भी क्योंकि दो सूबों के इलेक्शन है, दोनों सूबों में इतनी पुलिस है कि वो वहां पर सिक्योरिटी देकर इलेक्शन करवा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि कौम इमरान खान के साथ है, कौम इमरान खान की दीवानी है, कौम उस पर इतबार कर गई है, कौम चाहती है इलेक्शन और हम इमरान खान को वोट डालें, ठीक है, उससे ये खौफजदा हैं क्योंकि ये हमेशा धांधली के सर पर आए हैं, ठीक है। तो लास्ट ज़िमनी इलेक्शनों में भी इन्होंने धांधली के बावजूद जी पाकिस्तानियों ने इतना वोट डाला अवाम ने कि इनसे धांधली हो ही नहीं सकी, ठीक है। आने वाले इलेक्शन में भी इनको लग रहा है कि धांधली कर कर भी किस तरह अवाम ने कास्ट करना है वोट इमरान खान को, बल्ले को टप्पा लगाना है, तो इतने वोट कास्ट हो जाने हैं कि धांधली ये कर नहीं सकते, ठीक है, ना इलेक्शन कमीशन करवा सकते। जो मेरा जराया है वो तो कहता है इलेक्शन कमिश्नर ने इनको क्लियरली कह दिया था, जो वहां पर ऑफिसर बैठे हैं, कि आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। एजेंसियों ने, अदारों ने इनको क्लियर कह दिया कि आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, चाहे आप कितनी मर्जी धांधली करें, ठीक है। तो अभी भी ये चाहते हैं किसी तरीके से धांधली हो। अदारे जो हैं वो भी अदारे, आपको पता है अदारे भी किसी के जवाबदेह होती हैं जी, बिल्कुल। तो अदारों को ऊपर भी ये प्रेशर डाल रहे हैं, पैसा भी फेंक रहे हैं उसकी वजह से कि इलेक्शन डिले कर लें। देखें अब इलेक्शन की बात नहीं है, अब आइन की बात है, अब पाकिस्तान की बात है। देखिए आपने आइन तोड़ा, आपका बांग्लादेश बन गया, आपका मुल्क टूट गया। बिल्कुल सब बातें बिल्कुल राइट हैं बजाज साहब। आमिर शेख साहब, सर आई हैव लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो। सर सवाल मेरा ये है कि कल इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एक बड़ी अपीलिंग बात उन्होंने की जो अवाम के हर शख्स को समझ आ सकती है। उनसे जब सवाल किया गया कि आप पे जब मुश्किल वक्त आया तो क्या आपको लोगों ने मशवरा दिया कि आप भी बाहर चले जाएँ, जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर तशरीफ ले गए हैं 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर, और आज तक उनकी वापसी लोग सोच ही रहे हैं कब आएंगे, लेकिन अभी तक वो बहादुर लीडर वापस नहीं आ पा रहा। तो यही सवाल जब इमरान खान साहब से किया गया
गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि मेरा तो बाहर ना घर है, ना प्रॉपर्टी है, ना पैसा है, मैं बाहर कहाँ जाऊँगा, मेरा सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। सर ये एक ऐसा अपीलिंग पॉइंट है, आई थिंक कि पूरी अवाम जो है इस बेस के ऊपर मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को जो है वो फैन फॉलोइंग मिल रही है। बातें आप करते हैं वो सब ठीक होंगी जी। मेरा मकसद ये है कि मैं उम्र की इस हिस्से में हूँ और मैंने कभी एक अरसा दराज हो गया था नवाज शरीफ जरदारी नवाज शरीफ इनको देखता था जी। कभी ये नहीं सुना था कि ला इलाहा भी रह गया। हमें तो लगता था आहिस्ता आहिस्ता एक मुल्क से आते ही इस मुल्क में इसलिए कि ला इलाहा की बुनियाद ख़त्म कर दें। बिल्कुल। इमरान खान का कोई मैं स्पोक पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, मगर मैं देखता हूँ कि वो बंदा आया और उसने आके ला इलाहा की बात की, उसने आके पर्दे की बात की, उसने आके तौहीद की बात की, उसने आके बताया कि ये जो बच्चों के साथ बच्चियों के साथ उल्टे सीधे काम होते हैं ये बुनियादी वजह बेपर्दगी है। आप औरतें आके बेपर्दगियाँ करती हैं, उनका असर होता है वो जो गांव के इधर उधर के लोग हैं जो जिनके पास इतनी सहूलियात अवेलेबल नहीं है वो गलत माइंड से इस काम को कर लेते हैं। और ला इलाहा का बताया कि अल्लाह है, एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ये बात सुनने को बड़ा कान तरस गए थे, जो अब होता है। ठीक है, देखें ये जिनकी बात करते हैं, मेरा नवाज शरीफ से कोई इख्तलाफ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि उसके मुतालिक बात करके भी अपने आप को जाया करना है, अपनी इंसल्ट करनी है, ये उस लेवल के लोग नहीं है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है सूद के खिलाफ और ये करारदाद मंजूर कर लेते हैं सूद के हक में मियां नवाज शरीफ, खत्म नबूवत की शिक को खत्म करते हैं असेंबली में। मुझे तो पता ही नहीं चलता इनके साथ चलने वाले लोग ऐसे क्या उनके मामलात हैं जिसकी वजह से वो इनको छोड़ नहीं पाते। इनमें है क्या, जाहिल लोग हैं यार, इनको अक्ल नहीं है, नॉनसेंस नहीं यार, शार्पर हैं, लोगों के कहने पे करते हैं, गैर मुल्कियों के कहने पे करते हैं। इस मुल्क को तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने, इनको जरा शर्म नहीं है कि इस मुल्क के लोगों का हाल क्या हो रहा है। लोग आटे की लाइनों में मर गए। कल किसी ने कहा कि अगर बिजली के बिल घर घर जा सकते हैं तो आटा क्यों नहीं जा सकता। बिल्कुल बात ठीक है। अब ये बताएं बिलाल साहब, आप बैठे हैं, इधर उधर दूसरे लोग हैं, हम तो चलो टीवी पे आप बोल लेते हैं, जिन लोगों की बात ही बाहर नहीं जाती, जिनकी आवाज बाहर नहीं जाती, उनके दिल के हालात पूछें कि उनके पास खाने को पैसे नहीं है और वो रो रहे हैं, उनकी आके कोई मदद करने वाला भी नहीं है। सर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया और बताया कि मुल्क के अंदर गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, यानी कि गंदम की कमी नहीं है। ये आज की उनकी पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट है। बजाज साहब, अगर वाफर ज़खायर गंदम के मौजूद हैं तो फिर आटे के लिए क्या, क्योंकि आप भी ज़ाहिर है एक सियासतदान है और आप इसका हिस्सा हैं, गुज़िश्ता इस पार्टी में भी रहे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, मुझे ये बताएं कि क्या आवाम को इज्जत से आटा डिलीवर नहीं किया जा सकता था? इस तरह लोगों को मारना, लाइनों में लगाना, इन दी एंड भी फिर हज़ारों लोगों को सैकड़ों आटे आप किस तरह से आटे के बैग आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? सर एक तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जिस तरह आवाम को ये लाइनों में लगाती हैं और शहीद भी हुए हैं, बच्चे भी हुई हैं, बच्चियाँ भी शहीद हुए हैं और बुज़ुर्ग भी हुए हैं। बस ये सिर्फ इनका लूट मार का एक बाज़ार गर्म करते हैं। आटे की सब्सिडी में, फ्री आटे के चक्करों में अरबों रुपए इन्होंने खाने होते हैं जो इन्होंने हजम करने होते हैं। 658 का बैग था, उसको 1152 कर दिया सरकारी रेट में, बता रहा हूँ आपको आटे का, और ऊपर से आटा हम 10 करोड़ लोगों को फ्री आटा देंगे। सर ये क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अवाम? सर कोई 10 करोड़ अवाम को आटा नहीं मिल रहा। इन्होंने अगर आटा दे रहे हैं, अरबों रुपए आटे में से खा रहे हैं, क्योंकि कागजों में सबसे आसान तरीन डाका है मुल्क के ऊपर कि आपने आटा अवाम को बांट दिया अरबों रुपए का। ठीक है, उसमें चाहे 4-5 अरब का आटा बांटेंगे जिसकी वजह से लाइनें लंबी लगती हैं और लोग शहीद हो रहे हैं, भगदड़ मच रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं बेचारे, और इसका कोई हाल नहीं था, इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। क्या देखें, इमरान खान साहब को लाख बुरा कहा जाए, जो मर्जी भी कहा जाए, उनके दौर में हमने देखा कि अवाम इस तरह से जलील होती नजर नहीं आ रही थी। लोगों को पैसे भी मिलते थे, राशन के लिए भी मिलते थे, लोगों को बाकायदा फिर एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो हेल्थ इनिशिएटिव लिया गया था, 10 लाख रुपए का इलाज खानदानों को जो दिया गया, वो आज सब कुछ बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद मुल्क की मईशत को देखें तो मईशत का भी बेड़ा गर्क हो गया है। सर ये तो बड़े दावे करके आए थे, तजर्बाकार लोग हैं और ये बड़ा इस मुल्क की इकोनॉमी को और मुल्क को ठीक करने आए थे। क्या किया इन्होंने बजाज साहब 1 साल में? सर बिल्कुल तजर्बाकार लोग हैं लूट मार में, डाका मारने में। देखें फिर मैं कहूँगा ये सबसे आसान काम होता है कि अवाम के नाम पर सब्सिडी देना, अरबों के इश्तिहार देना, ओबलाइज कर देना, उसके बाद अरबों रुपए खा जाने, फिर क्या होना है जी, अवाम आटा लेगी या अवाम को हमने फ्री आटा बांटा है, हमने बहुत बड़ा काम किया है, फिर लाइनों में लगाकर अवाम का ध्यान चेंज करती हैं ताकि अवाम को नजर ही ना आए कि ये मुल्क में कर क्या रहे हैं, इनका डकैती या इनका
डकैती डालने का तरीक़ेकार क्या है। ये सर आपका बहुत शुक्रिया। वन लाइनर लास्ट आंसर बजाज साहब फ्रॉम यू। कल का जो फैसला आएगा, क्या आप लोग इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारी भरपूर तैयारी है इलेक्शन की। आइन का के हक में आएगा, पाकिस्तान के हक में आएगा। जो आला अदलिया किस रिस्क लेकर और दिलेरी किस दिलेरी के साथ फैसला कर रही है, यही नया पाकिस्तान है, यही मेरे इमरान खान का नया पाकिस्तान है। यही नया पाकिस्तान है, यही इमरान खान का नया पाकिस्तान है। जिस तरह से जो फैसला हो रहा है और अवाम देख रही है, जाहिर है इस वक्त आने वाली हुकूमत शायद एक्सपोज हो गई है अवाम की नज़र में भी। बहुत शुक्रिया आमिर शेख साहब, बजाज खान नियाज़ी साहब, आपका शुक्रिया शो में आने का। नाजरीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे, ऐसा निज़ाम इस मुल्क के अंदर आए, ऐसा सिस्टम आए जो एटलीस्ट लोगों को आटे की लाइन में लग के मरना ना पड़े, ऐसे काम ना करने पड़े। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।